ठसाठस भरे हुए थर्ड क्लास की एक बेंच के नीचे खिलावन लेटा हुआ था। वो सो नहीं रहा था। सोने का कोई समय भी नहीं था। वो लेटा तो था सिर्फ इसलिए कि कहीं टिकट कलेक्टर उसे देख न ले। आज 3 साल बाद वो घर लौट रहा था बंबई से। 2 दिन का सफर उसने एक हफ्ते में पूरा किया था। गाड़ी पर चढ़ता और फिर उतार दिया जाता। ये उसकी आखिरी मंजिल थी और इस समय तक उसे बिना टिकट सफर करने का पूरा तजुर्बा हो चुका था। टिकट कलेक्टर को दूर से अपने डब्बे की ओर बढ़ते देखकर ही उसने बेंच के नीचे पनाह ली थी और इस तरह लेट गया था कि 15 मिनट तक डब्बे में रहने के बाद भी टिकट कलेक्टर को उसकी गंध तक नहीं मिली। खिलावन संकरी सी बेंच के नीचे अपने बदन को समेटे हुए पड़ा था, मानो इस तरह वो सोने का आदी है। अरे मुंबई में भी तो वो इसी तरह सोया करता था। एक छोटी सी कोठरी थी, उसमें 12 आदमी रहते थे। रात में जब लोग सोते थे तो उन लोगों में से हर एक को सोने के लिए सिर्फ इतनी ही जगह मिलती थी जितनी खिलावन को बेंच के नीचे मिली थी। उस समय खिलावन सोच रहा था कि आज 3 साल बाद वो अपने घर लौट रहा है और घर में उसकी माँ है, बाप है, छोटा भाई है और और उसकी सुखिया है। 3 साल पहले जब वो परदेश कमाने चला था तब सुखिया कितना रोई थी। 1 साल ही तो उसका विवाह हुआ था। सुखिया को याद करते ही खिलावन मुस्कुरा पड़ा। खिलावन के आने से सुखिया सच में कितनी सुखी हो जाएगी। किस तरह उसके घर में पहुंचते ही घूंघट की ओट से तिरछी नजरों से मुस्कुराते हुए देखेगी और और खिलावन को एक धक्का सा लगा। माँ, बाप, बीबी सब समझेंगे कि खिलावन कमा कर लाया है। सभी उसकी तरफ किस आशा से देखेंगे और फिर वो क्या कहेगा? पास में कपड़ा नहीं, लत्ता नहीं, पैसा नहीं। 2 महीने की हड़ताल में जो कुछ भी उसने बचाया था सब स्वाहा हो गया। मकान मालिक तो जेल भिजवा रहा था। कपड़ा लत्ता उसी कोठरी में छोड़कर अपनी जान बचाकर वो वहां से भागा था। आखिर वो घर में क्या कहेगा? अभी खिलावन ये सब सोच रहा था कि एक झटके के साथ गाड़ी रुकी और खिलावन का सिर बेंच के पाए से टकरा गया। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसी समय उसने दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। चोर की तरह अब वो अपने छिपने की जगह से बाहर आया। टिकट कलेक्टर चला गया था। खिड़की से अब खिलावन मुंह निकालकर बाहर देखने लगा। एकाएक बाहर से रेल के खलासी ने आवाज दी, बहादुरपुर, बहादुरपुर, बहादुरपुर वाले, बहादुरपुर। और उसी समय गाड़ी ने सीटी दे दी। खिलावन जल्दी से गाड़ी से उतर पड़ा। बहादुरपुर स्टेशन पर ही तो उसे उतरना था। गाड़ी चली गई और खिलावन उसने अपने चारों ओर देखा। ज्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 6:30 ही तो बजे थे। फिर भी उसके चारों ओर अंधेरा छाया था। आसमान पर गहरे बादल घिराए थे और बिजली बिजली चमक रही थी। वो बड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा, हतबुद्ध सा। स्टेशन सुनसान था। दो एक मुसाफिर उतरे थे। दूर से उनके चलने की आवाज खिलावन को सुनाई पड़ रही थी, पर वो आवाज धीरे धीरे हल्की होती चली गई। स्टेशन के खलासी ने स्टेशन वाला लोहे का फाटक बंद करके स्टेशन मास्टर को आवाज दी, सब कुछ ठीक है साहब। खिलावन की चेतना धीरे धीरे लौट रही थी। तार लांग कर अब वो सड़क पर आ गया था। रुककर उसने हिसाब लगाया, उसका गांव वहां से कोई 1.5 कोस की दूरी पर था। फिर उसने आसमान की ओर देखा। बादल भरे हुए थे, किसी भी समय बरस सकते थे। खिलावन चल पड़ा अपने गांव की ओर, लेकिन उसके पांव गांव की ओर उठते ही न थे। भरसक जोर लगाकर वो तेज चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन की शिथिलता उसके सारे शरीर में व्याप्त हो गई थी। कितनी देर खिलावन चलता रहा उसे इसका ज्ञान न था। वो उस समय विचार शून्य और भावना शून्य था, पर एकाएक वो चौंक उठा। एक बड़ी सी बूंद उस पर पड़ी, टप। और फिर दूसरी बूंद पड़ी और देखते ही देखते मूसलाधार पानी गिरने लगा। खिलावन एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। सामने करीब 2 फर्लांग पर उसका गांव था और पानी इस तरह बरस रहा था मानो प्रलय की वर्षा हो रही थी। देखते ही देखते पेड़ से भी पानी छन छन कर गिरने लगा। उसी समय जोर से बिजली चमकी और बिजली के प्रकाश में खिलावन ने दूर
टूटा हुआ पुराना मंदिर देखा जिसमें बचपन के काल में वो अक्सर खेला करता था। उसे पता लगा कि वो मंदिर से सिर्फ 10 गज की दूरी पर ही है। तेजी से वो दौड़ता हुआ मंदिर में घुस गया। मंदिर में पहुंचकर उसने संतोष की सांस ली। मंदिर के अंदर गहरा अंधकार था और बाहर हवा जोरों से चल रही थी। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। और खिलावन को ऐसा लगा कि मानो मंदिर के अंदर वाले खंड में और भी कोई है। उसके कान खड़े हुए। ध्यान से उसने सुनने की कोशिश की। कोई मर्द कह रहा था, ओहो, ये बारिश भी अजब मौसम पर शुरू हो गई। भगवान जाने कब तक होती रहेगी। और उसका उत्तर एक जनानी आवाज में मिला, तुम्हें क्या, मुसीबत तो हमरी है। अरे अम्मा जी पूछिए कहाँ रहो तब का कहब हम उनसे। ओ अम्मा, अम्मा जी तो दादाजी से एक एक के 100 जड़ी हैं। खिलावन के मानो काटो तो खून नहीं। ये आवाज ये आवाज तो सुखिया की थी। सुखिया इस समय मंदिर में, और उसके साथ आदमी। दबे पांवों वो भीतर की ओर खिसका। मर्द ने कहा, अरे कुछ ना होगा, तेरी सास बकझक कर चुप हो जाएगी और क्या। अ, एक चीज बता, तेरे ससुर ने भी तो उस दिन देख लिया था। क्या बोले? अरे होता क्या, पहले तो बहुत बिगड़े। कहने लगे कि तुम तो हमारा नाक कटाए दिए हो, हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, धमकियावत रहे। लेकिन जब चांदी की हंसली देखी ना, और अम्मा जी हमरे अचरा में बंधे 5 रुपया को जो हमें दिए रहो तुम, खोल के हम उनके सामने रख दीन, तब जाके शांत हुई। खिलावन के मुख पर पसीने की बूंदें आ रही थी। मर्द ने फिर कहा, और वो तेरा तेरा मर्द, अरे कुछ खबर मिली का उसकी? कहाँ मिली? अरे आज 6 महीना से ना 1 रुपया भेजी से और ना कोनो चिट्ठी पत्री लिखेस। हमका तो पता चला था कि वो कोनो औरत के फेर बा पड़ गया हुआ मुंबई में। अरे नाश होए का। यहाँ कसम से हम सब, माँ बाबूजी भैया सब भूखन मरत रहे। वो तो कहो कि तीसरे चौथे जो तुम 5 रुपया दे देते हो तो उससे खाना मिल जाता है हम लोगन का। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ जिलेदार जी, हमरे देवर को एक आध बीघा जमीन दिलाए दो ना। आप तो जिलेदार हो, इतना नहीं कर सका था हमरे लिए। खिलावन चुपचाप मंदिर के बाहर चला गया। उसी समय बिजली चमकी और उसने देखा कि उसकी धोती फटी हुई है और कुर्ता फेंक देने के काबिल है। खिलावन चल पड़ा, भीगता हुआ घर की तरफ नहीं, स्टेशन की तरफ। पानी मूसलाधार पड़ रहा था, हवा तेजी के साथ चल रही थी और बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। और खिलावन खिलावन था कि चला जा रहा था तेजी के साथ, मानो वो भागा जा रहा था। थोड़ी दूर पर कभी कभी चमक उठने वाली बिजली के प्रकाश में स्टेशन और जमीन की में धसी हुई इमारत को वो देख लेता था। स्टेशन आकर खिलावन ने सांस ली। भीगता हुआ वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और स्टेशन की इमारत को देख रहा था। उस समय बहादुरपुर के स्टेशन की और बंबई के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन की वो तुलना कर रहा था। वो उस समय अपने चारों ओर फैले हुए शून्य से भरे हुए अंधकार और मुंबई की चहल पहल से भरे प्रकाश पर सोच रहा था। और इस प्रकार वो गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, उस गाड़ी की जो उसे एक नरक से निकालकर दूसरे नरक में ले चले। खिलावन का नरक। भगवती चरण वर्मा की ये कहानी आपने सुनी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मिलती है हमें प्रेरणा एक नई कहानी को लेकर उपस्थित होने की। साहित्यकारों की उन साहित्यिक कृतियों से हम आपको परिचित कराने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम कहीं विस्मृत कर चुके हैं, लेकिन वो हमारी थाती, हमारी विरासत हैं। होगी फिर आपसे मुलाकात इसी शो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।